हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बापूजी ने क्यों मांगी माफी। हेलो। प्रियांशु ने मुस्कुराकर नैनी की ओर देखा। हेलो। नैनी भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? नहीं, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। ठीक होने के लिए दिया है। 1 घंटे के लिए अपना लैपटॉप दोगे मुझे? क्यों नहीं, कब चाहिए? प्रियांशु ने पूछा। कल दोपहर में आकर ले जाऊंगी। लंच भी तुम्हारे साथ करूंगी। संडे है ना कोई नॉनवेज तो बनाओगे ही। बिल्कुल। क्या खाना पसंद करोगी, चिकन या मटन? जो तुम्हें पसंद हो। वैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? हाँ, देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, कल आने के बाद। नैनी बाय बाय कहती हुई चली गई। प्रियांशु भी अपने क्वार्टर पर लौट आया। प्रियांशु और नैनी एक कंपनी में साथ साथ काम करते थे। उनके क्वार्टर भी अगल बगल में थे। दोनों अभी कुंवारे ही थे। साथ साथ काम करने के चलते अक्सर उनमें बातचीत होती रहती थी। दोनों के विचार मिलते थे और दोस्ती के लिए इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। दूसरे दिन प्रियांशु मटन लेकर लौटा ही था कि नैनी आई। बहुत जल्दी आ गई तुम नैनी। प्रियांशु ने लॉन में रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मटन रखने रसोई में चला गया। तुम्हारा हाथ बटाने पहले आ गई, कहकर नैनी मुस्कुराई। नैनी की यही अदा तो प्रियांशु को उसका दीवाना बनाए हुए थी। अभी चाय लेकर आता हूँ, फिर इत्मीनान से खाना बनाएंगे, कहकर प्रियांशु रसोई घर में चला गया। प्रियांशु के पिताजी किसान थे। उससे बड़ी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उससे एक छोटा भाई महीप था जो मेडिकल इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पिता के ऊपर काफी कर्ज हो गया था। अब प्रियांशु कर्ज चुकाने और छोटे भाई महीप को पढ़ाने का खर्चा उठा रहा था। पिताजी उसकी शादी में तिलक की एक मोटी रकम वसूलना चाहते थे। रिश्ते तो कई जगह से आए थे, पर उनकी डिमांड ज्यादा होने के चलते कहीं शादी तय नहीं हो पा रही थी। इधर उसकी बहन अपनी ननद के लिए लड़का ढूंढ रही थी। उसकी ननद नाटेकट की थी और किसी तरह मैट्रिक पास हो गई थी। रंग रूप भी साधारण था, पर प्रियांशु के पिताजी की डिमांड को उसके समधी पूरा करने के लिए तैयार हो गए थे। नैनी के पिताजी की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। कोई भाई भी नहीं था। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेले थे। बाद में उसने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई पूरी की। अब लोन चुकाना और माँ की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर थी। प्रियांशु जब रसोई घर में गया तब उसका मोबाइल फोन बाहर ही छूट गया था। अचानक फोन बजने लगा तो नैनी ने प्रियांशु को पुकारा, पर चाय बनाने में बिजी होने के चलते उसकी आवाज प्रियांशु के कानों तक नहीं पहुंची। नैनी ने फोन रिसीव किया तो उधर से आवाज आई। कोई औरत थी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? नैनी ने पूछा। प्रियांशु कहाँ है? मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। आप कौन हैं? मैं प्रियांशु की कलीग हूँ, बगल में ही रहती हूँ। अच्छा, तुम नैनी हो क्या? हाँ जी। आप मुझे कैसे जानती हैं? नैनी ने हैरान होकर पूछा। प्रियांशु ने बताया था। अब तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। उसकी शादी मेरी ननद से तय हो गई है। उधर से एक तीखी आवाज आई। अच्छा जी, प्रियांशु अभी रसोई घर में हैं। वो आते हैं तो उन्हें आपको फोन करने के लिए कहती हूँ, नैनी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। प्रियांशु ने अपनी बहन की ननद के बारे में कुछ दिनों पहले बताया था। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसकी बहन अपनी ननद के लिए उसके पीछे पड़ी थी। कहती थी कि ये शादी हो जाती है तो उसे मुंह मांगा दहेज मिलेगा, साथ ही उसकी ननद हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। पर प्रियांशु को तो ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। नैनी ये तो नहीं जानती थी कि प्रियांशु से उसका क्या रिश्ता है, पर उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता था। प्रियांशु जब कभी ऑफिस से गैर हाजिर होता तो वो उसे बहुत याद करती। आज उसे पता चला कि प्रियांशु ने घर में उसकी चर्चा की है, पर इस संबंध में उसने कभी कुछ बताया नहीं। अभी वो इसी उधेड़बुन में थी कि प्रियांशु भी आ गया। तुम्हारा फोन था, बधाई हो, तुम्हारी शादी तय हो गई, नैनी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। प्रियांशु चाय की ट्रे लिए खड़ा था, लगा गिर जाएगा। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो बैठा। ये सुनकर उसका मन बैठता चला गया। तो क्या सच में ही उसकी शादी तय हो गई? क्या ये उसकी बहन की चाल तो नहीं?
अगर ऐसा है तो जरूर ही उसकी ननद होगी, पर वो लोग उससे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या सोच रहे हो? बहन से पूछ लो कि कब सगाई है। मुझे तो ले नहीं चलोगे, कहोगे तब भी मैं नहीं चलूंगी। तुम्हारी बहन ने चिताया है तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। नैनी बोल रही थी। वो सुन रहा था। लंच का सारा मजा किरकिरा हो गया। दूसरे दिन प्रियांशु गांव में था। उसने पिताजी के पैर छुए। अच्छा हुआ कि तू आ गया बेटा। अब हम कर्ज से जल्द ही उबर जाएंगे। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है सरला से। वही तुम्हारी बहन की ननद। कद में तुमसे छोटी जरूर है, पर घर के कामों में माहिर है। सुशील इतनी कि हर कोई उसके स्वभाव की तारीफ करता है। तुम्हारी बहन का भी काफी जोर था। प्रियांशु ने कुछ नहीं कहा। वो पिताजी की बहुत इज्जत करता था। उनके हर आदेश का पालन करना अपना फर्ज समझता था। वो उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे अपनी बहन से भी उतना ही लगाव था, पर उसे क्या मालूम था कि जिन माता पिता और बहन की वो इतनी इज्जत करता था, उनके लिए उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था। उसने कई मौकों पर नैनी का जिक्र किया था, उसकी तारीफ की थी। एक समझदार माता पिता और बहन के लिए इतना इशारा कम नहीं था। कई बार उसने सरला से शादी ना करने की इच्छा भी जाहिर की थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी सरला से तय कर दी। सच तो ये था कि कहीं उसकी शादी तय नहीं हुई थी, उसे सरे बाजार बेचा गया था। रात में पिताजी ने साथ खाने पर बुलाया। उन्होंने खबर भिजवाकर बेटी को भी बुलवा लिया था। उसका छोटा भाई महीप भी आ गया था। सबके सामने पिताजी सगाई की तारीख तय करना चाहते थे। जब सभी इकट्ठा हुए तो पिताजी ने बात छेड़ी। अब तक गांव के कई लोगों से उन्होंने प्रियांशु की बात की थी। लायक बेटे की यही पहचान है। पिता ने जो फैसला ले लिया उस पर बेटे ने कोई टिप्पणी नहीं की। गांव के लोग ऐसे ही उसके परिवार को आदर्श नहीं मानते। तो प्रियांशु, तुमको कब छुट्टी मिलेगी? उसी समय सगाई की तारीख तय करूंगा, पिता ने कहा। लेकिन पिताजी, आपने भैया से पूछ लिया है या खुद ही रिश्ता तय कर दिया? छोटे भाई महीप ने पूछा। प्रियांशु आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, जो हर बात पर माता पिता की बात का विरोध करते हैं। प्रियांशु जानता है कि उसके पिताजी जो भी करेंगे उसके और परिवार के फायदे में करेंगे। पिताजी अचानक महीप के बीच में पड़ने से खिंच गए थे। इसका तो मतलब ये हुआ कि भैया को आप बलि का बकरा समझते हैं। भैया ने कई बार सरला से शादी के प्रति अनिच्छा जाहिर की है। क्या दीदी ये नहीं जानती? क्या माँ को ये पता नहीं? माँ को तो आपने कभी मान दिया ही नहीं। जिंदगी भर उन्हें दबाकर रखा। आपने सब पर अनुशासन के नाम पर हिटलर शाही चलाई। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शादी ब्याह किसी सामान की खरीद फरोख्त नहीं है, जिसे जब चाहे और जिसको चाहे खरीद दो, बेच दो। महीप की बात सुनकर पिताजी हैरान रह गए। आज पहली बार उन्हें महीप की नालायकी पर दुख हुआ। पिताजी कुछ बोलते इसके पहले ही माँ ने कहा, जिंदगी भर इन्होंने अपनी चलाई है, अब भी यही करना चाहते हैं। किसी ने प्रियांशु से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। अगर भैया को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं अपनी कही बात वापस ले लूंगा। महीप ने कहा, दीदी, तुमसे तो मैंने अपनी इच्छा कई बार बताई, लेकिन तुम मेरी इच्छा का मान क्या रखोगी? उल्टे नैनी को तुमने धमकाया कि वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। ये कहते हुए प्रियांशु बहुत दुखी था, पर पिता दीनानाथ ने पासा पलटते देख बात को बदल दिया। उन्हें लगा कि इतना बड़ा दहेज उनके हाथों से निकला जा रहा है। पिता बोले, पर बेटा, तुमने बताया था कि नैनी हमारी बिरादरी की नहीं है, हमसे छोटी जाति की है। तो क्या हमारी बिरादरी में लड़कियों की कमी है जो अपने से निचली बिरादरी में शादी करके पूरी समाज में अपनी नाक कटाएं? ये भी तो सोचो कि छोटी जाति की बहू हमारे जैसी संस्कारवान होगी भला? फिर उससे पैदा हुई औलाद भी तो संस्कारहीन होगी। आप कैसी बातें करते हैं बाबूजी? आपसे किसने कहा कि आपसे छोटी जाति की लड़कियां संस्कारहीन होती हैं? आपने ये कभी सोचा है कि ऐसा कहकर आप उसकी जाति की ही बेइज्जती कर रहे हैं? यही सोच तो हमारे समाज में कोड बनी हुई है। आप किसी के बारे में बिना कुछ जाने ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं ये कहूँ कि वो छोटी समझे जाने वाली जातियां नहीं, बल्कि हम खुद संस्कारहीन हैं, तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो लोग अपने से बड़ी जातियों की हमेशा इज्जत करते हैं, जबकि हम बिना किसी वजह के केवल जाति के आधार पर उन्हें नीच, संस्कारहीन
और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। मैंने ऊंची जाति के कहे जाने वालों की करतूतें भी खूब देखी हैं। अब इस बात पर चर्चा ना करें तो ही अच्छा है। जब दीनानाथ ने बात बनते न देखी तो उन्हें गांव के ज्योतिषी याद आए। वो बोले, इस संबंध में ज्योतिषी से राय ले लेनी चाहिए। हमारे परिवार में आज तक कोई भी शादी बिना लड़के लड़की की कुंडली मिलाए नहीं हुई है। जब दोनों के गुण मिलते हैं तभी पति पत्नी की जिंदगी सुख से भरी रहती है, वरना पूरी जिंदगी दुख में ही गुजर जाती है। अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी। गांव के गोवर्धन पांडे शादी ब्याह में कुंडलियां मिलाते थे। गांव के लोग उन्हें अच्छा ज्योतिषी समझते थे। गांव वालों के हाथ देखकर और उनके ग्रह के नाम पर हवन कराकर उनकी रोजी रोटी बिना कोई काम किए आराम से चलती थी। किसी की शादी करानी हो तो कुंडलियां मिलान करा देना और रोकनी हो तो उनमें कई अड़ंगे डाल देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। जैसा जजमान वैसा काम। बाबूजी की उनसे खूब पटती थी। दोनों साथ साथ पढ़े भी थे, बचपन के दोस्त भी थे। इसीलिए राह से भटके बेटे को राह पर लाने का काम भी ज्योतिषी से बढ़िया कौन कर सकता था। दीनानाथ बोले, मैं अभी ज्योतिषी को बुला लाता हूँ। वो जो कहेंगे वही होगा। पर किसी से कुछ कहे बगैर वो ज्योतिषी को बुलाने चले गए। गोवर्धन पांडे ने अभी अभी खाना खाया था और अब सोने की तैयारी कर रहे थे। जब इतनी रात को दीनानाथ को आते देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि कोई ग्रह नक्षत्र का चक्कर है। वो खुश होकर बोले, आओ यार, इतनी रात में आने की कोई खास वजह लगती है। बताओ क्या बात है। दीनानाथ ने अपनी आप बीती सुनाई और किसी तरह बेटे को राह पर लाने को कहा। ज्योतिषी ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चिंता ना करो। ऐसे बहके लड़कों को राह पर लाना तो मेरे लिए पल भर का काम है। अब बताओ, तुम्हारा काम हो जाएगा तो दक्षिणा में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगे पांडे दूंगा। बस किसी तरह बेटे को मेरे समधी की बेटी से शादी करने के लिए राजी करा दो। दीनानाथ जब घर से बाहर निकले तो ज्योतिषी गोवर्धन पांडे अपनी पत्नी से बोले, अब चिंता मत करो पंडाइन, भगवान चाहेगा तो तुम्हारे कंगन बनने का जुगाड़ जल्द ही हो जाएगा। किवाड़ बंद कर लो, आने में देर हो जाएगी। ज्योतिषी गोवर्धन पांडे को देखकर प्रियांशु ने नाक मुंह सिकोड़ ली। वो ज्योतिषी को बचपन से ही जानता था। इसने दो कईयों के घर में झगड़ा कराया था, कितनों का घर उजाड़ा था। जरूरत पड़ने पर ओझा गुनी होने का भी ढोंग रचता था। जब कोई बीमार पड़ता तो पड़ोसी द्वारा भूत चढ़ाने की बात बताता और उन्हें भगाने के नाम पर खूब पैसा वसूलता। गोवर्धन पांडे ने जब दोनों की जन्म कुंडली मांगी तो प्रियांशु बोला कि नैनी की जन्म कुंडली नहीं बनी है और जन्म तिथि के नाम पर एक गलत तिथि बता दी। ज्योतिषी बहुत देर तक पोथी पत्रा देखते रहे और एक कागज पर कुछ लिखते रहे। आखिर में बोले, लड़का लड़की के गुण बिल्कुल उल्टे हैं। शादी होते ही वर वधु में से किसी एक की मृत्यु का योग है। आपने अपनी कुंडली देखी है ज्योतिषी चाचा? महीप ने पूछा। अगर देखी होती ना तो चाची आपको रोज जली कटी नहीं सुनाती। गोवर्धन पांडे की पत्नी बहुत झगड़ालू थी। किसी न किसी पड़ोसी से रोज ही बात बात पर लड़ जाती। ज्योतिषी को तो बीच में पड़ते ही गाली गलौज करने लगती। सारा गांव ये बात जानता था। महीप तुम चुप रहो, अपने से बड़ों की इज्जत करो। बाबूजी बोले तो वो चुप हो गया। बोलने दो दीनानाथ, अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। ज्योतिषी गोवर्धन पांडे बोले। इसी बीच बहन बीच में आ गई। वो बोली, प्रियांशु तुम ही सोचो, क्या ऐसी शादी करोगे जिसमें किसी की मौत होने का डर हो? मैं तो कहती हूँ कि अपनी ऊंची जाति, पिता की भावनाओं और परिवार के रीति रिवाज और हम पर लदे कर्ज का ध्यान रखते हुए मेरी ननद से शादी कर लो। बाबूजी, क्या आपको नहीं लगता कि ज्योतिषी पूर्वाग्रह से ग्रसित है? इन्होंने कुंडली नहीं बल्कि शादी काटने की गणित बिठाई है। क्या आज तक कोई किसी का भविष्य जान पाया है? क्या राम की शादी के समय कुंडली का विचार नहीं किया गया था? ज्योतिषी चाचा को तो मैंने नैनी की गलत जन्म तिथि बताई थी। उसकी कोई भी जन्म तिथि दी जाएगी, इन्हें अपशकुन का ही योग दिखाई पड़ेगा। मैं सरला के बारे में नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझसे शादी करना चाहती भी है या नहीं। उसे भी मेरे साथ जबरन जोड़ने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। पर मैं नैनी को बहुत दिनों से जानता हूँ। वो एक समझदार और सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है।
उसके विचार मुझसे मिलते हैं, मन मिलता है, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। मैं जानता हूँ कि आप, दीदी और ज्योतिषी चाचा मिलकर साजिश रच रहे हैं। कम से कम बाबूजी आपसे और दीदी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रियांशु कहकर चुप हुआ तो भाई महीप और माँ ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, इसकी शादी नैनी से ही होगी। आप चिंता ना करें बाबूजी, नैनी और मैं मिलकर कर्ज चुका देंगे। प्रियांशु को एहसास हो गया कि पिताजी दहेज के लालच में ये सब कर रहे हैं। अब दीनानाथ को समझ आ गया था कि उनसे बड़ी भूल हुई है। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था, अपने बेटे के खिलाफ ही साजिश रची थी। अब वो वक्त नहीं रहा जब धर्म, जाति और कुंडली के नाम पर बेमेल सोच वाले लोगों को जबरन शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। दीनानाथ बोले, बेटा बाप होकर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझसे गलती हुई। शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए बंधते हैं। पति पत्नी को जाति नहीं बल्कि दिल और विचार एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मुझे तुम्हारा रिश्ता तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। दहेज के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। पहले तो लगा कि महीप उद्दंड है, पर उस पर अब मुझे गर्व हो रहा है। उसने मेरी आंखें खोलने की कोशिश की थी, पर मेरी आंखें नहीं खुली। कल मैं नैनी की माँ से तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगने खुद जाऊंगा। साथ ही तुम्हारी बहन की नादानी के लिए नैनी से माफी भी मांग लूंगा। कहते हुए उन्होंने प्रियांशु को गले लगा लिया। बहन ने कहा, मेरी गलती के लिए आप क्यों माफी मांगेंगे बाबूजी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। बदलते जमाने का यही सच था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।